in order to learn the formation of school subjects या फिर विद्यालयी विषयों के निर्माण के क्रम, जरा आप ध्यान दें शब्द पे, निर्माण, भवन निर्माण। कैसे होता है भवन निर्माण? एकाएक बन जाता है? ऐसे कोई दिव्य दृष्टि आई और भवन बन गया? नहीं, पहले उसके फाउंडेशन स्टोन बनते हैं, फिर डिजाइन के अनुसार जगह छोड़ के खिड़की बनती है, दरवाजे की जगह छोड़ के निर्माण होता है। In the same way, you must try to understand the formation of school subjects. मतलब बनता गया, कारवा बनता गया और आगे बढ़ता चला गया। यही है विद्यालयी विषयों की के निर्माण को समझना। So the history, evolution, the history of school subjects of today is of recent origin. और जब हम लोग लर्न कर रहे थे नॉलेज के बारे में और कुछ पार्ट डिसिप्लिन के भी, तो हम लोगों ने देखा कि नॉलेज ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुआ है, और जो इधर नॉलेज के एक्सपेंशन की गति है वो काफ़ी तेज है, और उसी के फलस्वरूप इधर हाल के 50 वर्षों में हम लोगों ने डिसिप्लिन और नॉलेज पे काफ़ी काम किया है। इशारा उधर ही है। सो द हिस्ट्री ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स of today is of recent origin. It has started around last few decades. 4-5 डिकेड पीछे चले जाइए तो ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुआ है। वैसे नॉलेज तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया, और जब नॉलेज हुआ तो पुराने गुरुकुल सिस्टम में जो पढ़ाई होती थी, विषय का कंसेप्ट वहाँ भी था, बट दैट वाज नॉट सो फॉर्मल जब जो अंग्रेजों के आने पे और मुख्य रूप से स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ। It has started around last few decades. तो उस सेंस में फॉर्मल सिस्टम बना। फिर हम लोग मानते हैं कि अंग्रेजों की बड़ी देन में एक विज्ञान की शिक्षा इस रूप में है जिस रूप में हम करते हैं। There is the need to study the socio-economic and political conditions at different times which have significantly influenced the system of education and from which the present system of education including the set of subjects has emerged. मतलब विद्यालय विषय के निर्माण के क्रम में आपको देखना होगा कि एक तो हमने कहा कि ये रिसेंट ओरिजिन का है, लेकिन उससे पहले विषय क्या होते थे। अभी हम लोगों ने एक लेक्चर के माध्यम से जाना कि जो इससे क्राफ्ट का एजुकेशन है या फिजिकल एजुकेशन है, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन एक समय था जब क्राफ्ट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था स्कूल सब्जेक्ट्स का, और स्कूल सब्जेक्ट्स यदि नहीं भी कहें तो लर्निंग प्रोसेस का, जिसके बारे में आपको ये एक रचना पढ़नी चाहिए। भारत में पंचायती राज 2 भाग में है, उसमें किसी एक भाग में आई कांट रिकॉल, एक हेडिंग है शिक्षा का सर्वनाश, और वो सीतारमैया ने किताब लिखी है। और सीतारमैया ने ये कहा है कि किस तरह से अंग्रेजों ने आकर अपनी शिक्षा को लादने के क्रम में हमारा जो क्राफ्ट वगैरह की जो शिक्षा थी, जो वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट था, उसको ये किया है, डिस्टॉर्ट किया या उसको हटा दिया है रफ्ली। तो ये कह रहा है मुख्य रूप से कि इंक्लूडिंग द सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैज इमर्ज्ड। पहले विषय ऐसा नहीं था, इस रूप में नहीं रहा था कंटेंट नहीं था। इवन आप 1986 की पॉलिसी देखेंगे, उसके रिकमेंडेशन देखेंगे, 2020 की पॉलिसी जो तीसरी पॉलिसी हमारी नेशनल आई है उसको देखेंगे, तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। और फिर स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने भी 5+3+3+4 की बात की, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस की बात है। Research and writings by expert reveal that the existing pattern of subjects in majority of our school today is the result of the historical and cultural phenomena through the years. जितने भी परिवर्तन विश्व में हुए और खास के अपने आसपास हुए, उन सब का प्रभाव विद्यालयी विषयों, उनके सिलेक्शन, उनके कंटेंट पे देखा जा सकता है। The system of education, including the pattern of subjects taught in schools,
इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फोर्सेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और देखिए अभी कोविड आया था, ये कितना प्रभावित करता है पाठ्यक्रम को। थोड़ा बहुत प्रभावित तो किया ही है, कि कंटेंट के ट्रांजैक्शन को प्रभावित किया है, और कंटेंट के नेचर को कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि बहुत सारा रिकमेंडेशन है कि विद्यालय लेवल पे खास के जो हमारे पुराने घरेलू उपचार की चीज़ें थी वो बच्चों को बताना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें। लेट अस सी द करिकुलम फ्रेमवर्क इज अबाउट टू कम, हाउ एंड व्हिच टाइप ऑफ स्कूल इज सब्जेक्ट्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेजेंट स्कूल। हाँ, ये सही है कि फाउंडेशन, प्योर फाउंडेशन चेंज नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता है, सोशल साइंस हैज़ टू बी। और जो ईवीएस का कंसेप्ट है उसमें हो सकता है कि घरेलू उपचार का एक चैप्टर ऐड कर दिया जाए। The system of education, including the pattern of subjects taught in schools, is highly influenced by the different forces during the course of time, or it's a continuous process. In ancient India, schools were in the form of gurukuls, where number of subjects, both practical and theoretical in nature, was taught according to the needs of the students. उस समय कैसा बनाना है, यदि राजकुमार का निर्माण करना है तो फिर राजकुमार को ही ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी, तो तीर धनुष की जानकारी होगी, घुड़सवारी उनको जानना होगा, और भी क्या क्या थे कंटेंट। दीज वेयर ट्रेडिशनल हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफ लर्निंग, दीज वेयर टिपिकली दी हाउसेज ऑफ टीचर्स और मोनास्ट्रीज। बाद में मोनास्ट्री में आया, फिर ये मकतब मदरसा में आया, इट कंटिन्यूड अप टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले जो एजुकेशन था वो मोर और लेस पैटर्न वही था। लेकिन वहाँ जब यदि हम चले जाएं तो गुरु की अपनी एक भूमिका होती थी, लेकिन उससे कहीं कम महत्वपूर्ण भूमिका गुरु माता की नहीं थी। और आश्रम का जो कंसेप्ट था उसमें गुरु माताओं की अपनी एक अहम भूमिका थी। और निश्चित रूप से यदि ब्लूम्स के टर्म में या गांधी के 3H के रूप में ट्रांसलेट करें तो वहाँ भी इफेक्टिव डोमेन की जो क्षतिपूर्ति थी वो गुरु माताओं के माध्यम से और संस्कार देने में उनकी भी अहम भूमिका होती थी। और इसीलिए आज भी जो हमारा सांसारिकता से जुड़ा समाज है वो गुरुकुल सिस्टम और फिर गुरु माता के महत्व को एक्सेप्ट करता है। और वो भी पाठ्यक्रम अघोषित था, अलिखित था, लेकिन बहुत सारे पाठ्यक्रम का, बहुत सारे विद्यालयी विषयों का जो ट्रांजैक्शन था वो गुरु माताओं के माध्यम से। संभव है कि ऐसा भी होता रहा हो कि गुरु उनकी सहायता लेते हो, और इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दीज वेयर ट्रेडिशनल हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल्स, वहीं आश्रम, दीज वेयर टिपिकली द हाउसेज ऑफ टीचर्स और मोनास्ट्रीज। ड्यूरिंग मुगल रूल, मदरसाज वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू एजुकेट द चिल्ड्रेन ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स। वो मतलब शुरू में वो जो आश्रम थे वो मोनास्ट्री में आ गए, वो बौद्ध पीरियड में वहाँ थोड़ा सा वो ज़्यादा फॉर्मल हुआ, और फिर मुस्लिम पीरियड में मतलब मदरसे के माध्यम से शिक्षा मिलने लगी, और फिर उनके विषय भी निर्धारित करते थे। और शुरू में डिसिप्लिन वगैरह की स्टडी में और थोड़ा नॉलेज की स्टडी में भी, इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज के क्रम में भी हम लोगों ने ये देखा कि वो थियोलॉजी का एजुकेशन, रिलीजन का एजुकेशन, पाठ करके किसी चीज़ को पढ़ने का, ये सारी चीज़ें उस समय ज़्यादा थी। वी कम टू नो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश टाइम्स दैट इंडिजीनियस एजुकेशन वाज वाइड स्प्रेड इन 18th सेंचुरी। और ख़ास के ये जो सीतारमैया जी की किताब है उससे भी आपको लगेगा कि कितनी ये डिफाइंड थी एजुकेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो अंग्रेज़ों की भी बहुत सारी राइटिंग कहती है कि एजुकेशन का स्वरूप निर्धारित था विथ ए स्कूल फॉर एवरी टेम्पल, मॉस्को और विलेज इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये स्कूल थे, टेम्पल में भले ही चलते थे, मकतब में भले ही, मस्जिद में भले ही चलते थे, इस गांव में भले ही चलते थे, लेकिन विद्यालय की संख्या थी। अब स्ट्रक्चर्ड नहीं था, फॉर्मल नहीं था, गवर्नमेंट एडिंग से नहीं था, लेकिन था। द सब्जेक्ट टॉट इन दीज स्कूल्स, ये हमारा विषय जो है ये है मुख्य रूप से कि उनके कंटेंट क्या थे, उसके सब्जेक्ट क्या थे। द सब्जेक्ट्स टॉट इन दीज स्कूल्स इंक्लूडेड रीडिंग,
छोटे बच्चे के लिए खास के राइटिंग, आर्ट, आगे ऊपर थियोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, इथिक्स, मेडिसिन, साइंस एंड रिलीजन। अब साइंस थोड़ा सा मेडिसिन साइंस की तरफ झुका हुआ था, फिजिकल साइंस वगैरह का कंसेप्ट उतना व्यापक नहीं था जितना अंग्रेजों के समय आया, लेकिन था। अंडर द ब्रिटिश रूल, यहाँ से बहुत चेंज हुआ है। अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, Christian missionaries from England and other countries established schools throughout the country. सबसे पहले जो मिशनरी लोग आते गए, उन्होंने, यद्यपि ये माना जाता है कि उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था और धर्म के प्रचार के क्रम में ही उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की, लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन है। These schools marked the beginning of modern schooling in India and the subjects they prescribed became the benchmark फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। मतलब यदि हम मॉडर्न एजुकेशन की नींव की बात करें तो वही फाउंडेशन का हुआ, और आज भी उसी फाउंडेशन को हम बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल का जो हमारा कंसेप्ट था या फिर मक्तम मदरसों के कंसेप्ट में स्कूल का जो कंसेप्ट था वो पीछे फॉर्मल एजुकेशन में छूट गया। सो द बेसिस वाज द बेंचमार्क फॉर स्कूल्स इन इंडिया एज डिसाइडेड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी and so on. Today, majority of schools follow the same model given by British. और बाद में ब्रिटिश ने भी जो कुछ थोड़ा बहुत एजुकेशन को फॉर्मलाइज किया, वही पैटर्न उन्होंने रखा जो क्रिश्चियन मिशनरी ने रखा था। डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस वाज द फोकस ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भारतीय मूल के भी बहुत सारे लोगों ने शिक्षा सुनवाई, ये गायकवाड़ और फिर ये बड़ौदा वगैरह की में भी, जहाँ राजा ने अपने सरकारी खर्चे से राइट टू एजुकेशन को लागू करने की कोशिश की थी। इसके लिए आप राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, उससे आप जान सकते हैं। तो राजाओं ने भी और व्यक्तिगत प्रयास भी यहाँ के लोगों ने भी किए हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती थी उसमें भाषा, भारतीय भाषाओं को बनाया गया था। और एक बड़ी लड़ाई लंबी चली है भाषा के टर्म में, ऑक्सीडेंटल और इंसिडेंटल इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं उसको। सो अदर सब्जेक्ट्स वेर सीरियसली टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नालंदा यूनिवर्सिटी, अब हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड, हालांकि हम लोग स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी में भी सब्जेक्ट्स बड़ी डिफाइंड थे। यद्यपि वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे, फिर भी which was established in 15th century was offering education in subjects like theology, religion वगैरह, logic, astronomy, metaphysics, medicine and philosophy। ये मुख्य विषय थे। थियोलॉजी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन एंड फिलोसफी ड्यूरिंग नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला 800 BC offered law, medicine and military science along with archery, hunting and elephant lore। मतलब उस समय का जो रिक्वायरमेंट था। विक्रमशिला 1783 BC had subjects like philosophy, grammar, Indian logic, metaphysics, etc. The formation of school subjects has a vast range and needs to be worked on continuously and extensively। यदि हम उस पर काम करें तो बहुत चीज़ें आएंगी। यदि वही गुरुकुल सिस्टम से लेके आज तक आए, लेकिन उसको कई भाग में हम बांट सकते हैं। खास के ये तो मॉडर्न इंडिया को अलग कर ही दीजिए। 1600 BC के बाद जब मिशनरी ने अपने स्कूल को खोलने की कोशिश की, तो वही पैटर्न आज तक स्कूल का चला आ रहा है। नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट वर्ल्ड वाइड यू कैन सी। और स्कूल का जो बेसिक कंसेप्ट है वही 4 जो हम लोगों ने शुरू में देखा, और उसी के इर्द गिर्द बाकी चीज़ें। द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स हैज ए वास्ट रेंज एंड नीड्स टू वर्क ऑन कंटिन्यूसली एंड एक्सटेंसिवली। कमीशंस एंड पॉलिसीज हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस डायरेक्शन। तो उनका रोल है कमीशन का, और आप देख लीजिए, आप अपना करिकुलम देखिए, और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों को आप अपने टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, और मुख्य रूप से ये 1998 के करिकुलम फ्रेमवर्क और फिर 19
88 के करिकुलम, वैसे भी 1978 का भी है करिकुलम, लेकिन ये दोनों बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और ये सब चूंकि इस टीचर एजुकेशन का जो प्रिपरेशन होता है या टीचर का जो एजुकेशन होता है स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उनके प्रिपरेशन के क्रम में किन किन विषयों के संपादन के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, देन वी विल लर्न। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्कूल सब्जेक्ट के फॉर्मेशन की अपनी एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें से बहुत सी सारी चीज़ें तो आज भी सार्थक है, कल भी सार्थक थी। अब ये है कि कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है और कुछ सब्जेक्ट कंपेरेटिवली कम फॉर्मलाइज्ड है। जब हम लोग फीचर्स का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ भी बताया कि स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट है और डिपेंड करता है स्टेटस का इन द लाइट ऑफ द नीड। तो जो सब्जेक्ट फाउंडेशन का काम करेंगे ऑब्वियस है कि उनको इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी try to understand that how the school subjects has been formed. So we discussed formation of school subjects, विद्यालयी विषयों का निर्माण, और शुरू में हमने कहा कि निर्माण को समझने में विषय के निर्माण के में कैसे ईंट पत्थर मिला के सब ऐड करके फिर खिड़की दीवार की चर्चा की। उसी तरह से आप जब विषय के निर्माण की बात समझेंगे, उस टर्म में उसको समझने का प्रयास करेंगे, then you will be able to understand in a better way, better manner. Thank you very much for this part.